तो चलिए शुरू करते हैं। आज एस्टिमेट का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, पहला लेक्चर चैनल पे अपलोडेड है, सेकंड लेक्चर आज शुरू करते हैं। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ का लिंक जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ने छोड़ा था लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड पे। इससे एक ना एक क्वेश्चन, जैसे कई शिफ्ट में पेपर होता है, तो एक ना एक शिफ्ट में लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल या सेंटर लाइन मेथड से जैसे भी हो वो एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। तो शॉर्ट वॉल देखिए, पहली बात तो जैसे ये कोई घर है, ठीक है, इसमें जो लॉन्ग वॉल होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस के तरफ से लेते हैं एंड वाई एक्सिस की तरफ से शॉर्ट वॉल लेते हैं। ये हमेशा यही मेथड है, आप हमेशा ऐसे ही रखिएगा। ठीक है, देन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल पहले निकालते हैं, शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल दोनों की निकालते हैं। तो ये कैसे निकलता है बता देता हूँ मैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये कमरा लेते हैं। ये कमरे में इंटरनल डायमेंशंस दी है, शॉर्ट वॉल है 4.3 मीटर की एंड 5 मीटर की है लॉन्ग वॉल। ठीक है, और जो वॉल ये वॉल है, वॉल की जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर की, मीटर में करेंगे तो इट इज़ 0.3 मीटर। ठीक है, तो ये दिया है। अब कैसे निकालते हैं? पहले तो लॉन्ग वॉल निकालते हैं। ठीक है, नेट लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल पहले निकालेंगे। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक का निकालेंगे डिस्टेंस। ठीक है, इस दीवार के बीच से लेके इस दीवार। तो कैसे निकलेगा? पहले तो 5 मीटर इसमें प्लस करेंगे, ये वाला, एंड देन आधा इसका आधा इसका। तो ये कैसे हो जाएगा? 0.30/2 प्लस 5 प्लस 0.30/2, ये हो जाएगा हमारा 5.6 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉन्ग वॉल, नेट लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट वॉल निकलेगा। शॉर्ट वॉल इधर से लेके, ठीक है, इधर तक प्लस करेंगे सेंटर टू सेंटर, जिसमें 4.3 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4.9 मीटर। ठीक है, तो ऐसे हमारा निकल जाएगा नेट लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल एंड नेट लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। तो ये हमारा आ गया। ठीक है, जैसे कि इसमें मैंने निकाला है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल, ये 5.3 मीटर है एंड ये 4.6 मीटर है। ठीक है, ये 4.6 मीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग, जैसे एग्जांपल के लिए इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या क्या निकालना है हमें? अब देखिए, हमें निकालना है इसमें ये जो है ये, ठीक है, जो फुटिंग है, फुटिंग का सबसे नीचे का जो पार्ट है उसका वो निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए बताते हैं। पहले तो हम लोग इसकी हाइट देख लेंगे। पहले तो एक टेबल बनाते हैं जिसमें नेट लेंथ, ब्रेथ, हाइट देंगे, तीनों को इंटू करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए पहली बात तो हाइट कितनी है वो लिख लेंगे। तो जो इसकी हाइट है फुटिंग की वो है 0.3 मीटर। ठीक है, और ये टुवर्ड्स लॉन्ग वॉल है एंड टुवर्ड्स शॉर्ट वॉल है। ठीक है, दो, एक लॉन्ग वॉल का वो बनाएंगे कॉलम, एक शॉर्ट वॉल का। ठीक है, हाइट तो दोनों तरफ से सेम रहेगी तो 0.3 मीटर, और ब्रेथ भी कांस्टेंट रहेगी तो 0.9 मीटर। ठीक है, मतलब ये ऐसे होगा ना, ये पीछे से ऐसे गया होगा ना। ठीक है, तो हाइट और विड्थ ये सेम रहती है। अब लेंथ की असली खेल है लेंथ में, क्योंकि इधर से लेंथ डिफरेंट है, इधर से लेंथ डिफरेंट है, तो लेंथ में ही तो खेल हो जाता है असली। जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो करते हैं लेंथ में। तो लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली बात तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल निकाल लिए। ठीक है, 5.3 और 4.6 मीटर है। ठीक है, देखिए, दो लॉन्ग वॉल हैं, दो शॉर्ट वॉल है। कैसे? एक इधर लॉन्ग, एक इधर लॉन्ग, तो ये दो वॉल हो गई। ठीक है, तो दो से आखिरी में इंटू करना पड़ेगा। पहले एक वॉल के निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग ने निकाल लिया जो कि है 5.3 मीटर। ये विथ ऑफ अ वॉल है, मतलब ये जो है ये विथ ये वॉल है हमारी। तो यहाँ से इसके आधे से हम लोग ने इधर तरफ निकाला है डिस्टेंस। मतलब आपको मैं जूम करके बताऊँ, जैसे ये सेंटर से लेके, ठीक है, इसके इधर तरफ हमने कैलकुलेट किया है। इधर दूसरी वॉल होगी, ठीक है, उसके सेंटर से लेके, ठीक है, यहाँ तक के सेंटर। तो हमारी ये वॉल से निकला है, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है? नीचे की फुटिंग का। तो फुटिंग के लिए पहली बात तो 3.5 प्लस 3.5 कह रहे हैं,
ये तो हाइट है। जो हमारी सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल की जो डिस्टेंस थी वो 5.3 मीटर थी। अब इसमें यहाँ तक तो आया, ठीक है। अब इसमें ये जो प्लस करना है ये हमें प्लस करना है, तो ये 0.9 का आधा हो जाएगा इधर से, एंड इधर से भी जो होगा इधर से भी 0.9 का आधा होगा। आप समझ रहे हैं ना? तो इधर से 0.9 का आधा एंड 0.9 का इधर से आधा, तो जो दोनों को प्लस करेंगे तो 6.2 मीटर आ जाएगा। ऐसे शॉर्ट वॉल में होगा। शॉर्ट वॉल में यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। शॉर्ट वॉल में यहाँ पे माइनस होता है, ये याद रखेंगे। यहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और ये लेंथ की कैलकुलेशन एक दूसरे में मिला देते हैं, किधर प्लस करना है किधर माइनस करना है, इसमें परेशान हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल में सब कुछ प्लस होता है, बट लेंथ कैलकुलेशन में लॉन्ग वॉल में प्लस होता है एंड शॉर्ट वॉल में माइनस होता है, याद रखिएगा। तो ये इधर से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.4 मीटर। अब तीनों को इंटू करेंगे एंड 2 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट वाले, तो हमारे पास आया 3.34 मीटर और 1.83 मीटर। तो दोनों को प्लस करेंगे 5.18 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब जो भी वॉल्यूमेट्रिक रेट दिया होगा, जैसे 1 मीटर क्यूब का 5 रुपये पड़ता है, तो 5 से इंटू कर देंगे, हमारा सीधे क्वान्टिटेटिव मेजर आ जाएगा, ठीक है। देन सेंटर लाइन मेथड एक और मेथड होता है टू कैलकुलेट एस्टिमेशन निकाला जाता है, ठीक है। अब इसे एस्टिमेशन निकालने के लिए, एस्टिमेशन नहीं, कैलकुलेट डायमेंशंस कह सकते हैं, या फिर वॉल्यूमेट्रिक डायमेंशंस, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेशन होता है, देखिए ये इजी मेथड है, काफ़ी इजी मेथड है। जैसे अगर पेपर में लगाना होगा तो आप यही मेथड लगाइएगा, मात्र 2 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है सेंटर लाइन मेथड से। तो सेंटर लाइन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। देखिए ये एक कमरा दिया है, ठीक है। इसमें ये इंटरनल डायमेंशन दी 5 मीटर की और ये 4 मीटर की, और बीच में ये वॉल है, ठीक है। तो एक ये कमरा है, एक ये कमरा है, ठीक है। तो इस कमरे को, ठीक है, अब देखिए इसमें 2 लॉन्ग वॉल हैं एंड 3 शॉर्ट वॉल हैं, ठीक है। अब पहली बात तो टोटल सेंटर लाइन निकाल लेते हैं। टोटल सेंटर लाइन कैसे निकलता है, इधर से इन टू आउट टू आउट और इन टू इन डिस्टेंस निकाल लेंगे। पहले आउट टू आउट निकालते हैं, तो इधर से 5, ठीक है, और इधर से आधा और इधर से वॉल का आधा, तो ये हो जाएगा 5.3 मीटर। और 2 लॉन्ग वॉल है तो 2 से इंटू कर देंगे। फिर 3 लॉन्ग वॉल हैं, 3 शॉर्ट वॉल हैं, तो 3 से इंटू करेंगे। एंड देखिए 4 इधर से 4 एंड इधर से आधी एंड इधर से आधी, तो ये हो जाएगी 4.3 मीटर। 3 से इंटू किया तो टोटल जब प्लस करेंगे 23.5 मीटर आ जाएगी सेंटर लाइन डिस्टेंस, ठीक है। अब सेंटर लाइन डिस्टेंस आ गई। अब कुछ डिडक्शंस करते हैं, ठीक है। डिडक्शंस कैसे होते हैं, देखिए ये जो पोर्शन है ये रिपीट हुआ है, लॉन्ग और शॉर्ट वॉल में दोनों तरफ से मेजर करेंगे तो रिपीटिशन हो गया है। वैसे ही मैं आपको बताता हूँ, जब एल जंक्शन होता है, ठीक है, जैसे ये एल जंक्शंस पे रिपीटिशन होता है, तो इसमें नहीं डिडक्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कट जाता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसमें डिडक्शन नहीं करते हैं। बट जब टी जंक्शन बनेगा, ठीक है, ये जैसे, तो ये वॉल का आधा माइनस करते हैं, ये अभी देखेंगे। फिर एक और होता है, एक होता है ऐसे, यहाँ पे जो रिपीटिशन हुआ है इस रेड वाले सेक्शन में, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी विथ ऑफ वॉल करते हैं, माइनस विथ ऑफ वॉल इज डिडक्टेड, ठीक है। यहीं पे ये हाफ ऑफ वॉल इज डिडक्टेड, ठीक है। अब ये लिख लीजिएगा, ठीक है, आपने नोटबुक में। तो ये हो गया। अब देखिए नेट हमारे पास लेंथ है, ग्रॉस लेंथ आई थी 23.5 मीटर। अब उसमें से टोटल सेंटर लाइन में से डिडक्शन माइनस करेंगे। डिडक्शन कैसे, TCL जो है टोटल सेंटर लाइन, उसमें नंबर ऑफ़ नोट्स कितने हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये है, 2 हैं, ठीक है। उसमें हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 0.3 मीटर अपॉन 2, तो ये 2 कट जाएगा, 0.3 बचेगा, समझे। तो ठीक है, तो
तो 2 कट जाएगा, 0.3 वो 0.3 मीटर बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिया है, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने विथ है वो 0.9 मान लिया। एक मिनट यहाँ पे 1 मिनट, इनने ब्रेथ पहले से दी है 0.9 मीटर। मैं आपको बता देता हूँ, मैं अगर वॉल का निकालना हूँ तो यहाँ पे 0.3 होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन के हिसाब से इसे चेंज कर देता हूँ, ये 0.3 एंड ये 0.3, ठीक है। तो ये जब 0.3 से इंटू होगा, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा तो बचेगा 23.2 मीटर, ठीक, एंड 0.3, फिर ये 23.2 मीटर एंड ये हो जाएगा 0.3 मीटर। फिर जो आंसर आएगा उसे कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा, समझे ना आप। मतलब अगर नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं दोबारा समझा दूँगा। फिर कुछ हैशटैग पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। देखिए, प्लिंथ प्रोजेक्शन फॉर अ वॉल कैलकुलेटेड हाफ द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेथ ऑफ द प्लिंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द वॉल। देखिए, ये ईएससी का एक क्वेश्चन था जिसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसमें ये एसएससी जेईई में रिपीट होने के चांसेस बहुत हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। ये जो प्लिंथ प्रोजेक्शन ऑफ वॉल है कैलकुलेट की जाती है हाफ द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेथ ऑफ द वॉल, ठीक है, माइनस एक मिनट, ब्रेथ ऑफ प्लिंथ एंड ब्रेथ ऑफ वॉल का डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को अपॉन 2 करेंगे, उससे प्लिंथ प्रोजेक्शन निकल आएगी, ठीक है। फिर शेप दैट कैन बी एस्टिमेटेड बाय सेंटर लाइन में, देखिए कोई सेंटर लाइन मेथड से कोई भी शेप ऑफ कोई भी पॉलीगन मेजर किया जा सकता है, एस्टिमेशन किया जा सकता है, ठीक है। चाहे हेक्सागोनल हो, चाहे सर्कुलर हो, ऑर्थोगोनल हो, कोई भी शेप हो, बट एक पॉलीगन शेप हो, इरेगुलर शेप नहीं मेजर किया जा सकता है, ठीक है। ये एसएससी जेईई का क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रिक बट कोबा क्या होता है? ब्रिक बट कोबा होता है ऑन गिवन एरिया लेइंग ऑफ ब्रिक्स को ब्रिक बट कोबा कहते हैं, और इसे मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। देन क्वांटिटी कैलकुलेशन, देखिए ऐसे जो एस्टिमेशन है उसमें क्वेश्चन आता है काफ़ी, कि देखा होगा आपने कि जैसे सीमेंट वो दिया है, ग्रेड ऑफ सीमेंट दी है, और उसमें 1:2:4 करके सीमेंट का वो दे दिया, मतलब मोटार का वो दे दिया है मिक्स। तो बताइए कि सीमेंट कितनी लगी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आता है काफ़ी बार, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए दिया जाता है। तो इसको निकालने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी है, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक बैग सीमेंट में 50 किलोग्राम, ये सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एक बैग में कितनी किलो ऑफ सीमेंट आती है। तो याद रखिएगा 50 किलोग्राम, और उसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 35 लीटर होती है। टू बी करेक्ट होती है तो 34.7 लीटर या 8 लीटर होती है, तो 35 राउंड ऑफ में कर लेते हैं, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 28.8 बैग्स आते हैं, राउंड ऑफ करके 30 बैग्स होते हैं, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, देखिए 1.54 टाइम्स ऑफ वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होता है ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ब्रिक लाइनिंग इन सेप्टिक टैंक इज डन आउट साइड्स, याद रखिएगा। जैसे ये टैंक है तो टैंक में नीचे तरफ लाइनिंग नहीं करते हैं, साइड्स में करते हैं, याद रखिएगा। और एक चीज़ और बताता हूँ, टैंक जैसे प्रोवाइड किया है, टैंक में यहाँ पे ऐसे राउंड कर दिए जाते हैं कॉर्नर्स, इसे हाउंचिंग कहते हैं, याद रखिएगा, हाउंचिंग। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं या पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे टैंक्स में स्टेयर्स बनाई जाती है, तो उस स्टेयर्स को भी कैलकुलेशंस में रखा जाता है, ठीक है। देन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क, देखिए 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में 0.7 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक्स लगती हैं, याद रखिएगा, और 0.3 मीटर क्यूब ऑफ मोटार लगता है, ठीक है। और देन डेंसिटी ऑफ सैंड इन मोटार इट इज़ 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार कितनी होती है, 1.3 टाइम्स ऑफ वेट वॉल्यूम ऑफ मोटार। 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स आती हैं, 1 मीटर क्यूब में 1600 किलोग्राम ऑफ सैंड आती है। ड्राई मोटार ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग में कितना वेट मोटार आता है बता देता हूँ मैं। जैसे ड्राई मोटार है
तो 2 मीटर क्यूब ऑफ मोटार लगता है इन 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया में, याद रखिएगा, ठीक है। 2 मीटर क्यूब ऑफ मोटार यूज इन 100 मीटर स्क्वायर इन प्लास्टरिंग, ठीक है। ड्राई मोटार ऑफ ब्रिक वर्क इज इक्वल टू 33% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया था ना 0.3 मीटर क्यूब, वैसे ही यहाँ पे याद रखिएगा कि ड्राई मोटार जो ब्रिक वर्क में लगता है वो 33% होता है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क का। फिर ड्राई मोटार ऑफ रूबल स्टोन 42% ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टोन मशीनरी होता है, ये भी याद रखिएगा। देन आर्च मशीनरी, देखिए इसे बाद में पढ़ेंगे, इसे अभी रखते हैं, ठीक है। फिर वैल्यूएशन पे आते हैं। देखिए वैल्यूएशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एस्टिमेशन का। वैल्यूएशन से क्या होता है, वैल्यूएशन निकाली जाती है एक क्या करंट वैल्यू होती है एक तरीके से, मतलब कोई स्ट्रक्चर है उसकी क्या वैल्यू हमें इस टाइम मिल सकती है अगर हम तुरंत बेच दें। ये बेसिक हल्की सी डेफिनेशन है वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन किया जाता है कई चीज़ों के लिए, ठीक है, वो अभी डिस्कस करते हैं। देखिए टेक्निक टू एस्टिमेट करंट वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को करंट वैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को वैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। तो वैल्यूएशन क्यों किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है जैसे अगर आपको घर बेचना हो तो वैल्यूएशन करना ज़रूरी है ताकि क्या वैल्यू रेटेबल वैल्यू हो सके, इसलिए, ठीक है। टैक्सेशन पर्पस से की जाती है, ठीक है। अगर लोन लेना हो, ठीक है, उस ज़मीन घर पे, तो इसलिए वैल्यूएशन की जाती है, ठीक है। रेंट कितना आना है, ठीक है, इसलिए वैल्यूएशन की जाती है। तो वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड और क्यों की जाती है, ये अलग अलग तरीके होते हैं और पर्पस क्या है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए वैल्यूएशन किया जाता है। देखिए एक छोटी सी चीज़ है कि 6% ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑफ कैपिटल कॉस्ट एज टेकन एज रेंट, एनुअल रेंट, ठीक है। जैसे कोई घर है आपने रेंट पे दिया है, ठीक है, जो पूरी टोटल एनुअल कॉस्ट होती है किसी को घर को मेंटेन करने के लिए या उसे चलाने के लिए, उसका 6%, ठीक है, लगाया जाता है एज अ एनुअल रेंट। ठीक है। देन पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, देखिए मैंने पर्पस ऑफ वैल्यूएशन बताया था रेंट फिक्सेशन के लिए, बाय सेलिंग के लिए, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। जैसे कोई सड़क निकल रही, ठीक है, सड़क के बीच हमारा ज़मीन पड़ गया तो उसके लिए वैल्यूएशन करना ज़रूरी है, उसके लिए वैल्यूएशन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर टू बी मॉर्टगेज विद द बैंक, लोन लेना हो, वेरियस टैक्स पर्पस के लिए, फॉर टेकिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए भी वैल्यूएशन करा। देन ग्रॉस इनकम क्या होता है, ग्रॉस इनकम होता है टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग ईयर। जैसे एक साल में कितनी इनकम वो जनरेट करके दे रहा है वो प्रॉपर्टी, उसे कहते हैं ग्रॉस इनकम। नेट इनकम क्या होता है, जो इनकम आई है ग्रॉस इनकम उसमें से आउटगोइंग्स माइनस कर दें तो नेट इनकम आ जाएगी। ये आउटगोइंग्स क्या, आउटगोइंग्स होती हैं expenses which are done on the building so that it may give back return। जैसे कोई प्रॉपर्टी, जैसे कोई घर है, ठीक है, वो रेंट पे चढ़ा है, ठीक है। अब जब वो रेंट पे चढ़ा तो कुछ रिटर्न प्रोवाइड करता है उस घर को। जैसे नल टूट गया तो उसे मेंटेन कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तभी तो, अब जैसे टाइल्स टूट गई या फिर बाथरूम ख़राब गया, उसे मेंटेन कराना ज़रूरी। मेंटेन नहीं कराएंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, जो टेनेंट है, ठीक है, वो टेनेंट आके रहेगा नहीं। तो इसके लिए हमें उसे मेंटेन कराने के लिए जो खर्चा आता है उसे आउटगोइंग्स कहते हैं, ठीक है। फिर आउटगोइंग्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, म्यूनिसिपल टैक्सेस, इंश्योरेंस कवर, रेंट एंड मैनेजमेंट चार्जेस। फिर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी विच इज़ इन कंप्लीट पोजेशन ऑफ ओनर। देखिए जैसे मैं ओनर हूँ, ठीक है, और ओनर के हाथ में पूरी प्रॉपर्टी है, मतलब वो उसी में रह रहा है, ठीक है, पूरा कंट्रोल है, तो वो हो गया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी गिवन बाय द फ्री होल्डर ऑन द ईयरली पेमेंट बेसिस, जैसे रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है, तो ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो गई। पर्सन हु टेक्स प्रॉपर्टी कॉल्ड लीज होल्डर। फिर मोर्टगेज क्या होता है, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी हु कैन रेज लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मोर्टगेजी क्या होता है, मोर्टगेजी इज समथिंग जो लोन लेता है, ठीक है। मोर्टगेज जो होता है ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी और मोर्टगेजी जो होता है वो लोन लेता है।
फिर ईजमेंट या फिर राइट ऑफ ईजमेंट क्या होता है? नॉन पोजेसरी राइट होता है टू यूज़ द रियल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर ओनर विदाउट पोजेसिंग इट। जैसे मैं ईजमेंट या राइट ऑफ ईजमेंट क्या होता है? जैसे मैं रेंट पे रहता हूँ, मुझे प्रॉपर्टी को यूज़ करने का हक है, ठीक है, गिवन बाय द ओनर, इसे कहते हैं राइट ऑफ ईजमेंट। देन बिल्डिंग लीज क्या होता है? द ओनर देन बिल्डिंग लीज क्या होता है? ओनर लीज द प्रॉपर्टी टू लीज ऑन द एग्रीड अमाउंट ऑफ प्रीमियम, द लीज होल्डर में देन इरेक्ट द बिल्डिंग। इसमें बिल्डिंग की लीज क्या होता है? जैसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी, खाली प्रॉपर्टी लैंड पड़ा है, मैंने किसी को दे दी, ठीक है, और रेंट आउट कर दिया और उस पर परमिशन दे दी कि आप बिल्डिंग खड़ी करो, ठीक है, ये होता है बिल्डिंग लीज। फिर होता है ऑक्यूपेशनल लीज। ऑक्यूपेशनल लीज क्या होता है? जैसे कि इसके नाम में लिखा है, पहले से बिल्डिंग बनी है, लीज ग्रांटेड अगेंस्ट द प्रीमियम ऑफ ऑक्यूपेंसी फॉर द फर्स्ट पीरियड एंड लीज होल्डर नॉट हैव द राइट टू स्पेंड द मनी ऑन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता लीज होल्डर, बट रह सकता है, काम कर सकता है, जो भी करना हो करे। सब लीज क्या होता है? लीज होल्डर में रेंडर लीज होल्ड प्रॉपर्टी ऑन द गिवन कंडीशंस। ये क्या होता है? जैसे मैंने रेंट पे आपसे, लीज पे आपसे लिया पूरा कोई प्रॉपर्टी एंड देन आगे लीज पे दे दिया थी, तो ये सब लीज हो गई। देन परपेचुअल लीज क्या होती है? प्रॉपर्टी लीज्ड आउट फॉर गिवन नंबर ऑफ ईयर्स प्रोवाइडिंग कंडीशन दैट लीज इज़ रिन्यूएबल फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। परपेचुअल लीज होती है कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लीज दे दी गई है, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, और टाइम टू टाइम रिन्यू होती जा रही है, तो ये होती है परपेचुअल लीज़ में आता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लीज़ 6 मंथ में आती है, लॉन्ग टर्म लीज़ 99 साल के लिए होती है। और परपेचुअल लीव्स जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टाइप देती हैं, जैसे किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन PWD को अपना ऑफिस सेटअप करना, तो एक नई बिल्डिंग किसी दूसरे डिपार्टमेंट से लीज़ पे ले लिया पूरे 999 साल जैसे के लिए, ठीक है, ये होती है परपेचुअलिटी लीज़। फिर टाइटल डीड, डॉक्यूमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी टाइटल डीड कहलाई जाती है। सैल्वेज वैल्यू, देखिए सैल्वेज वैल्यू इतना फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा पूछा जाता है। सैल्वेज होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू विदाउट बीइंग डिसमेंटल। जैसे कोई घर है, ठीक है, ये घर ख़राब पड़ा है, इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, खंडहर पड़ा है एक तरीके से कह लीजिए, बट इसको बिना तोड़े इसकी जो वैल्यू निकल सकती है उसे सैल्वेज लीज कहते हैं। लेकिन अगर इसे तोड़ दी गई तो ये स्क्रैप वैल्यू में आ जाता है, ठीक है। बिल्डिंग वैल्यू आफ्टर बीइंग डिसमेंटल्ड, ये 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो भी हो सकती है। इसमें जैसे RCC की कोई वैल्यू नहीं होती, बट स्टील की तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। यहीं पे स्टील जो होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू कुछ होती है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। फिर मार्केट वैल्यू, अमाउंट विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय सेलिंग इन द मार्केट। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, उसे आप मार्केट पे बेचने जाएं, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मार्केट वैल्यू होगी। इट कैन बी चेंज ड्यू टू चेंज इन इंडस्ट्री। जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे आपकी फैक्ट्री लगी है, ठीक है, आप उसे बेचने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्री चेंज आ गया। लेकिन जैसे आपकी फैक्ट्री प्लास्टिक की थी, लेकिन वहाँ फैक्ट्री वुड की हो गई, तो वहाँ पे चेंजेस आ गए, तो उससे वैल्यू कम हो सकती है, बढ़ भी सकती है, वो डिपेंड करता है क्या हो रहा है वहाँ पे एरिया में, ठीक है। चेंज इन फैशन, जैसे डिज़ाइन में चेंजेस आ गए या कई चीज़ों में चेंजेस आ गए। देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके घर के सामने रोड गई, हाईवे निकल गया, तो वैल्यू बढ़ गई। अगर वहीं पे अगर कहीं पीछे किनारे इलाके में है, तो वहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ईजिली नहीं अवेलेबल है, तो वहाँ पे वैल्यू कम हो जाएगी। देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे, ईजिली अवेलेबल मटेरियल है, ठीक है। अब जैसे हम रहते हैं यूपी में और हमें पत्थर लाना राजस्थान में, तो मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि खर्चा किया तो खर्चे से वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, इसलिए। देन बुक वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू में से डिप्रिशिएशन ऑफ द प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे तो हमारा बुक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रिशिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू
आखिरी के सालों में इट इज़ इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, याद रखिएगा। एट द एंड ऑफ द यूटिलिटी पीरियड बुक वैल्यू इज़ इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। देन असेस्ड वैल्यू क्या आती है? वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रिकॉर्डेड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटी फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस टैक्सेस, इट इज़ कॉल्ड असेस्ड वैल्यू। म्यूनिसिपल टैक्सेस 10 से 25% होते हैं ऑफ द असेस्ड वैल्यू। ठीक है, ये टैक्सेस के लिए म्यूनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा जो भी वैल्यूएशन की जाती है उसे असेस्ड वैल्यूएशन कहते हैं। तो एन्युटी यहाँ से कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।